चलिए मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश राजनीति और वहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रभाव के बारे में और भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए भूमि बंदोबस्तों के संबंध में चर्चा करूँगा। दरअसल 17वीं शताब्दी में भारत में सूती वस्त्र, नील, बहुमूल्य पत्थर, कपड़े आदि का उत्पादन इतना ज़्यादा होता था। इसमें सूती वस्त्र थे, बहुमूल्य पत्थर थे, नील था। इनका उत्पादन इतना ज़्यादा था कि विदेशी इनको खरीदने के लिए सोना और चांदी दिया करते थे। भारतीय वस्तुओं की विदेशियों के द्वारा जो भी खरीद होती थी उसके बदले वो सोने और चांदी को दिया करते थे। तो सोने और चांदी की आवक भारत में बहुत बढ़ गई। तो 17वीं शताब्दी में भारत का व्यापार लाभ की स्थिति में था। सूती वस्त्रों का तो ये बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था और यहाँ से विदेशों को भी बड़े पैमाने पर वस्त्रों का निर्यात होता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में इस व्यापार पर रोक लग गई। कई और वजह थी। इसका एक वजह यह भी था कि बाद के जो मुगल बादशाह थे उन्होंने बहुत प्रकार की छूटें प्रदान की और इन छूटों के कारण भी विदेशी व्यापार को धक्का लगा। दूसरी बात, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ये 1757 और ये 1764 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ भूमि पर अधिकार कर लिया। मतलब उन्हें भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, अर्थात उन्हें दीवानी का अधिकार मिला। और दीवानी का अधिकार मिला, इससे पहले अंग्रेज यहाँ से वस्तुओं को खरीदने के लिए सोने और चांदी में भुगतान किया करते थे। लेकिन अब वो जब से उन्हें दीवानी का अधिकार मिला तब से वो यहीं के पैसे से यहाँ की वस्तुओं को खरीदते थे और उसे दुनिया भर में निर्यात करते थे और ऊंचा लाभ कमाते थे। तो एक मशहूर इतिहासकार हैं रजनीपाम दत्त, एक मशहूर इतिहासकार हैं, उनका नाम है रजनीपाम दत्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिया टुडे। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। और ये चित्रण कार्ल मार्क्स ने जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के संबंध में जो चित्रण किया है उसी को उन्होंने आधार बनाया है। और इसके उन्होंने 3 आधार बनाए। दरअसल 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद भारत उपनिवेश हो गया, ब्रिटिश उपनिवेश हो गया। उपनिवेश का मतलब ये है, उपनिवेश से तात्पर्य सीधा सा ये है, किसी भी देश का आर्थिक रूप से शोषण किस प्रकार हो सकता है। आर्थिक रूप से जो शोषण का तरीका है, जो शोषण है, वही उपनिवेश है। मतलब जो भी शासक देश है, शासित देश पर अधिकार करता है और उसके वहाँ से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उन्हें अपने हिसाब से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है, तो शासित देश का वो उपनिवेश कहलाता है। तो भारत जो उपनिवेश है किसका? ब्रिटेन का। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम कह सकते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था हो गई, प्लासी के युद्ध के बाद हो गई औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अब इसके 3 चरण हैं। तो पहला चरण है इसका वाणिज्यिक चरण, और जो वाणिज्यिक चरण है ये 1757 से 1813 तक है। और ये प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ है ये चरण, 1757 से 1800। दूसरा है औद्योगिक चरण, औद्योगिक
मुक्त व्यापारिक चरण, और ये है 1813 से 1858 तक। और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ये 1860 के बाद का है। ये 3 चरण हैं और इन तीनों चरणों का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया है और इसी को आधार बनाया है प्रसिद्ध इतिहासकार रजनीकांत दत्त ने। भारत का आर्थिक इतिहास लिखने वाले लोगों में 2 बड़े नाम हैं, एक आरसी दत्त का, रमेश चंद्र दत्त, एक आरसी दत्त और दूसरे हैं रजनीकांत दत्त, दूसरे रजनीकांत दत्त। ये बड़े लोग हैं। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी 1901 में, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। तो रजनीकांत दत्त ने भारत के इस औपनिवेशिक चरण का उल्लेख किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में से भारतीय माल को खरीदा और उसे ऊंची कीमत पर ब्रिटेन के अलावा अन्य देशों में भी उसको भेजा, लेकिन जो भी माल भेजा गया उसके बदले भारत को कुछ भी मिला नहीं। मतलब भारत का आर्थिक शोषण शुरू होता है 1757 के बाद से। मैं आपसे बात करूं तो लखनऊ के नवाबों से लमसम 40 लाख पाउंड की भेंट ले ली अंग्रेजों ने। हर तरह से भारतीयों का शोषण हुआ। लेकिन मैं अभी भूमि व्यवस्था के संबंध में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जब बंगाल पर कब्जा हुआ अंग्रेजों का, तो यहाँ की शासन व्यवस्था क्लाइव की जिम्मेदारी थी और क्लाइव ने यहाँ पर वार्षिक बंदोबस्त लागू किया। वार्षिक बंदोबस्त जो था वो 1 वर्ष के लिए होता था। मतलब किसान को भूमि दी जाती थी, अंग्रेज भूमि के मालिक थे, किसान को भूमि दी गई और वो 1 साल के लिए दी जाती थी, अगले साल उससे वो छीनी जा सकती है। तो किसान का उद्देश्य था 1 साल में वो जितना उत्पादन कर सकता है वो कर ले, अगले साल उसे भूमि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसे वार्षिक बंदोबस्त कहते हैं। 1772 में यहाँ से बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और 1772 में वारेन हेस्टिंग बना यहाँ का गवर्नर। और वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पर पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया। क्लाइव से थोड़ा सा बंदोबस्त में थोड़ा सा लाभ था इसमें। अब 5 साल के लिए भूमि दी जाती थी किसान को, तो इसे 5 साल बंदोबस्त कहते हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था और इसने बंगाल में द्वैध शासन को भी 1772 में शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी कोई लाभ पहुंचा नहीं। कुल मिला के अंग्रेजों को जो अच्छा खासा भू राजस्व मिल रहा था भूमि से, तत्कालीन समय में सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन भू राजस्व ही था। और उस भू राजस्व पर अंग्रेजों ने इतना कर लगाया, उस लगान को इतना बढ़ाकर रखा कि भारतीय उसे सहन नहीं कर पाए और बहुत सारे लोग ज़मीन छोड़कर ही भाग गए। तो ज़मीन लमसम वीरान हो गई। इसके बाद ज़मीन वीरान हो गई, ज़मीन पर कोई बंदोबस्त ठीक से लागू नहीं हो पाया और अंग्रेज़ों को भी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। जो उनको एक नियमित भू राजस्व मिलता था वो भू राजस्व अब नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए अब किसी भी तरह कहा गया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए यहाँ पर कि अंग्रेजों को ठीक ठाक भू राजस्व मिला। दरअसल वारेन हेस्टिंग्स ने जो भू राजस्व की व्यवस्था पंचवर्षीय लागू किया था, इसको फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसको हिंदी में इजारेदारी की प्रथा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी भूमि की सबसे ऊंची बोली लगाएगा, सबसे ऊंची जो बोली लगाएगा उसी भूमि मिलेगी।
जो भूमि की सबसे ऊंची बोली लगाया, मतलब भूमि देने के लिए नीलामी होती थी एक तरह से, और नीलामी में जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को भूमि मिलती थी। अब वो 5 साल के लिए उसे भूमि मिलेगी, जितना अधिक वो पैदा कर सकता है वो करे, इसके बाद कुछ पता नहीं उसे अगले बार भूमि मिलेगी या नहीं। तो वारेन हेस्टिंग ये पंचवर्षीय बंदोबस्त था। मैंने कहा इससे भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ, भूमि लमसम वीरान हो गई। किसान ने अधिक से अधिक इसमें उपज कराने की सोची और इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट उसने इसलिए नहीं किया, खाद वगैरह नहीं, इसलिए रासायनिक खादों का वो ज़माना नहीं था, गोबर की खाद चलती थी, और उसका उपयोग उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगले बार उसे मिल भी सकती है भूमि और नहीं भी मिल सकती है। तो कुल मिला के भूमि उजड़ गई एक तरह से। और भूमि उजड़ने के बाद कहा कि किसी भी तरह से कोई एक ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिससे अंग्रेजों को निश्चित मात्रा में भू राजस्व मिल सके। तो इसके लिए ब्रिटेन से विशेष तौर से कॉर्नवालिस को भेजा गया। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया ब्रिटेन से, और कॉर्नवालिस से कहा कि वो कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिससे हमको एक निश्चित मात्रा में राजस्व मिल सके। अब उसे नए सिरे से काम करना था भूमि के संदर्भ में। तो जो उसके सामने 3 सवाल थे। पहली बात तो ये था कि भूमि का मालिक कौन हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल उसका ये था कि जो लगान है वो कितना रखा जाए, जो लगान है वो कितना होना चाहिए, एक ये सवाल भी था। और तीसरा कितने वर्षों के लिए हो। ये 3 सवाल थे उसके सामने, कॉर्नवालिस के सामने 3 सवाल थे बड़े। पहली बात भूमि का मालिक कौन हो, दूसरी बात इसका लगान कितना हो, तीसरा कितने वर्षों के लिए हो। अब कॉर्नवालिस के जो सहयोगी थे वो एक तो जॉन सोर थे और दूसरे जेम्स ग्रांट थे। ये जॉन सोर जो थे ये राजस्व विभाग के प्रधान थे, ये राजस्व विभाग के प्रधान थे जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। मतलब कॉर्नवालिस को भूमि बंदोबस्त करने के संदर्भ में 2 लोगों की सेवाएं और मिली, जिसमें से एक जॉन सोर थे और दूसरे जेम्स ग्रांट थे। तीनों के अंदर वाद विवाद हुआ और कुल मिला के 3 सवालों का जवाब मिला। तो पहला जो सवाल है और उसमें यह था भूमि का मालिक कौन हो, तो इन्होंने भूमि का जो मालिक है वो जमींदार को माना। लगान कितने साल के लिए हो, तो पहले इसे 10 वर्ष के लिए निश्चित किया गया और बाद में 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। और कितने वर्षों के लिए हो, ये पहले 10 वर्षों के लिए हो। अच्छा, लगान कितना हो, तो ये मुगल काल से बढ़ाकर रखा गया, मुगल काल से बढ़ाकर रखा गया। मतलब भूमि का मालिक कौन हो, जमींदार हो, लगान कितना हो, मुगल काल से बढ़ाकर रखा गया। कितने वर्षों के लिए हो, 1790 में इसे 10 वर्ष के लिए रखा गया, 1790 में इसे 10 वर्ष के लिए रखा गया और बाद में इसे बढ़ाकर कर दिया गया स्थायी, बाद में इसे बढ़ाकर कर दिया गया स्थायी कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्थायी बंदोबस्त। तो जो पहला बंदोबस्त था उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त और इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। जो स्थायी बंदोबस्त है उसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये जो है भूमि का मालिक इसने जमींदार को इसलिए माना क्योंकि ये खुद भी ब्रिटेन में एक जमींदार था कॉर्नवालिस, इसीलिए इसने भी इसको जमींदार को मालिक माना। पहले ये 10 साल के लिए था और बाद में इसे कर दिया स्थायी। अब कई चीज़ें हैं इसमें। लगान जो है मुगल काल से बढ़ाकर इसलिए किया गया कि मुगल काल में जमा और हासिल का अनुपात बहुत अधिक होता था। मतलब लगान जैसे 200 रुपया लगान रखा गया मान लीजिए, लेकिन हासिल हो पाता था मुश्किल से 100 रुपये। मतलब रखा गया जमा मतलब 200 रुपये, हासिल हो पाता था 100 रुपये।
तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस लगान को बढ़ा के 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर रखा जाए तो जो भी हासिल होगा वो मुगल काल से अधिक होगा, इसीलिए इसको रखा गया मुगल काल से बढ़ाकर। अब अन्य बातें भी कुछ ऐसी हैं। पहली बात यह है कि इसमें हिस्सा कितना हो, सरकार का हिस्सा कितना हो और जमींदार का हिस्सा कितना हो। तो जमींदार का जो हिस्सा है वो 1/11 रखा गया और जो सरकार का, ब्रिटिश सरकार का हिस्सा है वो 10/11 रखा। मतलब टोटल लगान को 11 हिस्सों में बांटना था। 11 हिस्से में से 10 हिस्से सरकार को मिलने थे और 1 हिस्सा जमींदार को मिलना था। और ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसके लिए एक नियम रखा गया कि सूर्यास्त से पहले लगान वसूल कर लिया जाएगा। इसे सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। और किसी वजह से सूर्यास्त से पहले जो भी दिन निर्धारित किया गया है, सूर्यास्त से पहले अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो उसकी ज़मीन जो है किसान की नीलाम कर दी जाती थी। तो बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीनें भी नीलाम हुई स्थायी बंदोबस्त की वजह से। और जो वास्तव में किसान थे वो जमींदार नहीं हो पाए, नए जमींदार आए और ये जो जमींदार थे इनको खेती वगैरह का अनुभव नहीं था, इनको खेती का अनुभव नहीं था। नए जमींदार आए और ये जो नए जमींदार जो थे ये गांव में नहीं रहते थे, ये शहरों में रहते थे और इनके पास हजारों लाखों बीघा ज़मीन होती थी। बड़ा जमींदार, छोटे जमींदार, उससे छोटे जमींदार, उससे छोटे जमींदार। किसान जिसकी भूमि करता था उसको पता ही नहीं होता था ये वास्तव में भूमि किसकी है। तो जमींदार के ऊपर जमींदार बने और इसी को कहते हैं दूरवासी जमींदारी प्रणाली। इसी को कहते हैं दूरवासी जमींदारी प्रणाली, क्योंकि जमींदार काफ़ी दूर रहता था शहरों में। एक बात और, ये दूरवासी जमींदारी प्रणाली की वजह से ही किसान और जमींदार के संघर्ष हुए, क्योंकि जो पहले किसान संघर्ष हुए, किसान और जमींदार के बीच संघर्ष हुए, क्योंकि पहले जो जमींदार रहता था वो गांव में ही रहता था, तो गांव के किसान से वो सीधे जुड़ा भी रहता था और उसके सुख दुख में उसका साथ भी देता था। जब कभी उसे पैसे की आवश्यकता होती तो पैसे से भी मदद करता था, अगर उसके पास खाने के लिए नहीं होता था तो वो खाने के लिए भी उसकी मदद करता था। लेकिन अब जो जमींदार है ये शहरों में रह रहा है और शहरों में रहने की वजह से इसको पता ही नहीं है गाँव में क्या हो रहा है। तो अब ये ज़बरदस्ती से, जब सूर्यास्त का नियम है, इससे पहले लगान किसी भी प्रकार न भी जमा हो पाए किसान का, तो वो ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सारी ज़मीन शहरों में बैठे हुए बड़े बड़े ज़मींदारों के पास संकेंद्रित हो गई और किसान के पास ज़मीन नहीं रही, क्योंकि इसमें भूमि का मालिक ही ज़मींदार को माना गया। अब इसकी कई चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि स्थायी बंदोबस्त की वजह से अंग्रेजों को जमींदार के रूप में एक विश्वसनीय सहयोगी मिला। जमींदार के रूप में एक विश्वसनीय सहयोगी मिला, जो किसी भी मुसीबत के समय उनकी मदद करता। जमींदार कोई काम तो करता नहीं था, उसको फ्री में 1/11 हिस्सा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो कभी नहीं चाहेगा उसके हाथ से वो मुफ्त का पैसा जाए। तो कुल मिला के ये जमींदार हमेशा के लिए अंग्रेजी भक्त हो गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसकी जो तीव्रता थी उन क्षेत्रों में कम देखी गई जहां जमींदारी प्रणाली मौजूद थी। मतलब जमींदारी जो प्रणाली है, जो स्थायी बंदोबस्त है, ये बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में लागू किया गया। ये 3 जगह लागू किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1857 के विद्रोह की जो प्रवृत्ति थी वो कम देखी गई, उसकी तीव्रता कम थी, क्योंकि इस जमींदार ने विद्रोह को दबाने में सरकार का सहयोग किया।
ये जो स्थायी बंदोबस्त है वो ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू था, 19% भूमि पर लागू था। कुल मिला के ये पहला जो बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त, इसके जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये लागू हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू हुआ और इसमें 1790 में ये बंदोबस्त 10 साल के लिए था और 1793 में इसे बढ़ाकर कर दिया गया स्थायी। तो ये स्थायी बंदोबस्त है, इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। और इसके बाद जो दूसरा बंदोबस्त है और उसका नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और इसका दूसरा बंदोबस्त है वो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे। और ये सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था, तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। सबसे पहले दरअसल स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसान माना गया, तो अब स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार माना गया। तो अब इस वाले बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी, भूमि के स्वामित्व का जो अधिकार था वो रैयतों को दिया गया। रैयत मतलब किसानों को दिया गया का इनके लिए भी कुछ काम किया जाए। इसका जो लगान निर्धारित किया गया था वो 55% से 33% के बीच था। और ये जो बंदोबस्त है ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू था, 51% भूमि पर लागू था। इस बंदोबस्त को आसाम, बंबई के कुछ हिस्से, मद्रास, कुर्ग, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया था। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसान को माना गया था 55 से 33%, और ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू था ये 51। ये आसाम, बंबई के कुछ हिस्से, कुर्ग, पूर्वी बंगाल में लागू किया था। पर इसमें लगान जो है कठोरता से वसूला जाता था। अब लगान कठोर सा था और किसान के पास से भूमि चली जाती थी, तो किसान, ज़्यादातर किसान जो है, जो महाजन हैं, जो सूदखोर हैं, उनके चंगुल में फंस गया। दरअसल वो इन्हीं सूदखोरों से पैसा लेकर के लगान चुकाता था। किसान जो है महाजनों से, सूदखोरों से पैसा लेकर लगान चुकाता था ताकि उसकी भूमि चली न जाए। इसीलिए इनके चक्कर में फंस गया किसान, महाजनों के और सूदखोरों को। कुछ इसमें सुधार हुए थे। गोल्डन स्मिथ और बिंगेर ने इन्होंने सुधार किए थे। 1836 में इसमें सुधार किए थे। बिंगेर और गोल्ड स्मिथ ने इसमें कुछ सुधार किए थे बाद में इस रैयत वाली प्रणाली में। तो रैयत वाली जो प्रणाली है ये तमिलनाडु को 12 महल में सबसे पहले लगी और उसके बाद अन्य जगहों पर। और तीसरा वाला जो भूमि बंदोबस्त है वो महालवाड़ी। तीसरा वाला जो भूमि बंदोबस्त है वो महालवाड़ी।
तीसरा वाला जो भूमि बंदोबस्त है वो महालवाड़ी, और इसके जो जन्मदाता हैं वो हॉल्ट मैकेंजी। इसमें जो है पूरे गांव को जो है महाल माना जाता था। इस गांव को महाल माना जाता था, और जो गांव का मुखिया था, वो मुखिया सभी से कर वसूलता था, सभी से कर वसूल कर अंग्रेजों को देता था, अंग्रेजों को कर चुकाता था। ये वाला जो महालवाड़ी बंदोबस्त था ये ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू था, 30% भूमि पर लागू था। और ये संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मतलब संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध में ये लागू था महालवाड़ी बंदोबस्त। इस वाले बंदोबस्त में पूरे गांव को महाल माना गया था, और पूरे गांव का लगान एक मुखिया इकट्ठा करता था और वो बाद में ब्रिटिश सरकार को चुकाता था। इसमें एक बड़ी भारतीयों जहाँ जहाँ महालवाड़ी बंदोबस्त था वहाँ पर 1857 के विद्रोह की प्रवृत्ति सबसे अधिक थी। 1857 के विद्रोह की जो तीव्रता थी सबसे अधिक थी। इसकी एक वजह थी क्योंकि लगान जो है सामूहिक रूप से वसूला जा रहा था, एक व्यक्ति सभी से वसूल, तो सभी के हित जो थे वो सामूहिक थे। मतलब एक ही मुखिया के पास सभी लोग लगान जमा करते थे और वो सरकार को, तो सारे गांव के हित जुड़े हुए थे। तो जहाँ जहाँ पर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था वहाँ वहाँ पर 1857 के विद्रोह की तीव्रता सबसे अधिक थी। मतलब अंग्रेजों को सबसे अधिक नुकसान हुआ महालवाड़ी बंदोबस्त से। और ये आपका पूरा हो गया तीनों भूमि बंदोबस्त। ठीक।